तो स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं निरंतर अमर उजाला पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो यह सेशन निश्चित ही यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली अमर उजाला फ्रंट पेज की जो खबर आ रही है वह है अग्निपथ योजना के बारे में। हाई कोर्ट ने एक तरह से अपना एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना एक तरह से वैध है और यह राष्ट्रहित में है। इससे सेना और ज़्यादा सक्षम बनेगी, इस तरह की बात हाई कोर्ट ने कही है। और जो रोक लगाने के लिए इस योजना पर याचिकाएं डाली गई थी, तो उन पर रोक लगाने से एक तरह से मना हाई कोर्ट ने कर दिया है, और उन याचिकाओं को एक तरह से हम कह सकते हैं हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जो उम्र में छूट है इस अग्निपथ योजना के तहत, तो उसमें 10 लाख अभ्यर्थियों को एक तरह से लाभ मिलने वाला है। वहीं केंद्र ने कहा है कि बदलती सैन्य ज़रूरतों का ध्यान इसमें रखा गया है। तो निश्चित ही अग्निपथ योजना एक तरह से यह युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। और वहीं इसके बाद जो हमारी फ्रंट पेज की जो दूसरी खबर आ रही है वह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत अतीत का बंदी नहीं हो सकता है, देश को हम उबलने नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की एक तरह से बयान सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण से दिया है, उसका मैं कारण आपको बता दूं कि हमारे देश पर विदेशी शासकों ने एक तरह से आक्रमण किया है और शासन भी किया है, लेकिन अतीत को, वर्तमान और भविष्य को इतना परेशान नहीं करने दिया जा सकता कि भारत अतीत का बंदी बनकर रह जाए। तो इस प्रकार की टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो निश्चित ही अतीत से सीख लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने वक्तव्य दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसमें यह भी एक तरह से जोड़ते हुए कहा है कि क्या आप आक्रमणों को इतिहास से मिटा सकते हैं। तो वहीं जो जस्टिस जोसेफ है, उन्होंने कहा है कि मैं ईसाई हूँ, फिर भी हिंदुत्व का प्रशंसक हूँ, जो महान धर्म है इसका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुत्व जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, जिसका वेदों उपनिषदों में, भगवद गीता में जिक्र है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसके बाद हम जो कि चलते हैं अपनी फ्रंट पेज की नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि अग्निवीर जो भर्ती है, जिसमें कि यह फैसला लिया गया है कि जिसमें लिखित परीक्षा पहले होगी और दौड़ बाद में कराई जाएगी। तो यह भर्ती निदेशक ने इसकी जानकारी दी है। वहीं इसके बाद ईरान में एक जो घटना सामने आई है वह निश्चित ही बड़ी दुखद घटना है। तो ईरान में क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। तेहरान जिसका शहर है, तो तेहरान में एक तरह से छात्राओं को पढ़ाई से रोकने के लिए जहर दिया गया है। तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इसका खुलासा किया है और अस्पतालों में एक तरह से भर्ती कराई गई। इस तरह से सैकड़ों छात्राएं जो भर्ती कराई गई हैं। तो निश्चित ही यह एक घिनौनी, एक हम कह सकते हैं करतूत के रूप में हमारे सामने आ रही है ईरान की तरफ से। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन आ रही है वह है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि आज का भारत हर वंचित को वरीयता दे रहा है। तो किसान सम्मान निधि की बात भी उन्होंने की है, जिसमें कि उन्होंने अपनी किसान सम्मान निधि की
13वीं किस्त जारी करते हुए भी यह बात कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि हमारी पहली जो हेडलाइन आ रही है वह है कि अमेरिका की तरफ से एक तरह से वैश्विक स्तर पर लगातार जो भारत की भूमिका की बढ़ती हुई एक तरह से बात जो कही गई है, तो उसकी तरफ अमेरिका ने इशारा किया है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी नैन्सी जो जैक्सन ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारत अमेरिकी रिश्ते सबसे अहम संबंधों में से एक हैं। उन्होंने कहा है, जब हम G20 में भारत की अध्यक्षता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। वहीं जो तुर्की में एक तरह से जो भूकंप आया था, तो उसमें फिर दोबारा से एक 5.6 की तीव्रता का एक ताज़ा भूकंप हमारे सामने अभी हाल ही में अभी आया है, जिसमें कि एक की मौत हो गई है और जिसमें एक इमारत भी गिर गई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से आ रही है वह है नेपाल में एक तरह से गठबंधन सरकार में टूट फूट जो हुई है। ओली के दल ने वापस अपना समर्थन जो वापस लिया है। तो उसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि नेपाल में 7 दलों के गठबंधन की सरकार में शामिल सबसे बड़े दल CPN और UML ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसी के साथ एक माह में गठबंधन सरकार के 3 बड़े घटक दल सरकार से टूट गए हैं। और संख्या बल और मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से हम बात करें तो मौजूदा सरकार के अस्तित्व पर प्रचंड संकट जिसमें कि गहराने लगा है और प्रचंड के पास जिसमें कि 32 सदस्य हैं केवल और बहुमत के लिए 138 सीटें जबकि ज़रूरी हैं। तो विपक्ष ने के हाथ एक तरह से पतवार हम कह सकते हैं ये लग गई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से आ रही है वह है अमेरिका ने एक तरह से चीन को चेतावनी दी है कि रूस की अगर चीन ने मदद की तो उसके गंभीर नतीजे चीन को भुगतने के लिए अमेरिका ने आगाह किया है। तो खुफिया एजेंसी को आशंका है कि रूस को ड्रोन की आपूर्ति चीन करने वाला है। तो निश्चित ही इसके लिए अमेरिका ने चीन को एक तरह से चेतावनी दी है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है पाकिस्तान का एक तरह से जो तरफ से खबर है जिसमें कि बजट घाटा अनुमान ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसमें कि 62.2 खरब रुपये किया संशोधित अनुमान किया गया है और ऋण पुनर्गठन एकमात्र विकल्प जिसमें दर्शाया गया है और IMF के दबाव में ये आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से जो खबर आ रही है वह है लोगों में नफरत भड़काने के विरुद्ध जो पूर्व पाकिस्तानी जनरल हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो निरंतर यह बात सामने आ रही थी कि लोगों को भड़काने का काम एक तरह से पाकिस्तानी जो पूर्व जनरल हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक तरह से हम चलते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद खेल जगत की खबर की तरफ। तो खेल जगत की खबर में जैसे कि हमारी पहली ही खबर जो आ रही है वह है भारत की जो विकेट कीपर हैं ऋचा ICC टीम में शामिल हो गई हैं और जिसमें कि हम कह सकते हैं 68 की औसत से भारत की ऋचा ने कुल 136 रन बनाए हैं और 3 बार विजेत रही हैं। और चयन करने वाले विशेषज्ञों में विंडीज के बिशप और ऑस्ट्रेलिया की मेलोनी भी रही हैं। वहीं इसके बाद 2 साल की जो बेटी हैं की माँ जो हैं वह लीग खेलने को बेताब हैं एक तरह से और मंधाना के साथ 10 साल पहले देश के लिए खेलने वाली दीप्ति दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से जो खबर है उसकी ओर,
तो इन 2 टेस्ट से पहले ओपनिंग को लेकर दुविधा जो चल रही है और राहुल गिल में एक तरह से चयन की होड़ लगी हुई है कि राहुल को चयनित किया जाएगा या गिल को चयनित किया जाएगा। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 की अजय बढ़त और ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह शिकंजा कसा होने के बावजूद तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय खेमे के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वहीं इसके बाद जिसमें कि टेस्ट मैच की 7 पारियों में राहुल ने 17-1, 20-10 और 2-23, 22 और 23 रन बनाए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी खेल जगत की खबर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी जो खेल जगत की खबर है वह है मेसी ने क्लब का एक तरह से जो गोल 700वां अपना गोल दागा है। तो पेरिस जिसमें कि 246वें मैच में मबाप्पे ने PSG के लिए 200वां गोल किया है। तो पेरिस सेंट जर्मन की मार्सेली पर 3-0 से जीत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर लियोनेल मेसी और काइलिन मबाप्पे ने न सिर्फ गोल किए हैं बल्कि गोल करने के लिए के नए आयाम भी छुए हैं। तो इसी के बाद हम चलते हैं खेल जगत की खबर के बाद अपनी हम कह सकते हैं कि कारोबार जगत की तरफ। कारोबार जगत में हमारी जो पहली हेडलाइन आ रही है वह गौतम अडानी से जुड़ी हुई है। तो गौतम अडानी एक तरह से अमीरों की जो सूची थी उसमें जो कि पहले दूसरे स्थान पर आ गए थे, तो दूसरे स्थान से खिसक कर अब वे 38वें स्थान पर आ गए हैं। तो जिसमें कि बाजार पूंजीकरण 12.38 लाख करोड़ घटा है और अब ICICI समूह से भी पीछे एक तरह से अडानी समूह है। तो 87 अरब डॉलर संपत्ति घटी है अडानी की 33 दिनों में। तो जिसमें कि 2 कंपनियों की पूंजी ही 1 लाख करोड़ के पार है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही एक तरह से अडानी के लिए कारोबार जगत में हम कह सकते हैं कि मुश्किल घड़ी का एक वक्त उनके लिए चल रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबर की तरफ। शेयर बाज़ार 7वें सत्र में भी एक तरह से टूटा है, जिसमें कि 10.42 लाख करोड़ जिसमें कि डूब गए हैं और निवेशकों के जिसमें कि 2031 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है लगातार 7 कारोबारी सत्रों में। तो निश्चित ही वैश्विक बाज़ारों में कमज़ोर रुख के बीच घरेलू शेयर बाज़ारों में सोमवार को लगातार हम कह सकते हैं 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट रही है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। कमज़ोर मांग से तीसरी तिमाही में एक तरह से 5.5% तक रह सकती है विकास दर, जिसका कि अनुमान लगाया गया है, जिसमें कि 6.5% एक तरह से रही थी 2022-23 में कि दूसरी तिमाही में एक तरह से आर्थिक वृद्धि जो दर थी वही किस्त बढ़ने से घटी है, जिसमें कि हम कह सकते हैं खर्च करने की एक तरह से जो क्षमता है वो घटी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कारोबार जगत की तरफ से खबर जो आ रही है वह है कि एयर इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनने की एक तरह से जो संभावना है वह निश्चित ही हम कह सकते हैं वह दिखाई दे रही है। तो एयर इंडिया में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनने की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके लिए विशेष वित्त पोषण और अन्य जरूरी प्रयास निरंतर जारी हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने सोमवार को कहा है कि कंपनी ने 14 फरवरी को 470 विमानों के लिए ऑर्डर देने की घोषणा की है, इसमें से 70 बड़े आकार के हैं। तो वहीं उन्होंने बताया है कि एयर इंडिया के साथ विस्तार के एकीकरण और प्रक्रिया जारी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी का जिसमें कि इंतजार किया जा रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है जनजातीय व अल्पसंख्यक तबके तक जो सरकार है वो पहुंच रही है। ऐसा संबोधन हमारे PM जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो कि उन्होंने आगे कहा है कि उनकी सरकार समाज के सर्वाधिक वंचित तबके तक पहुंच रही है। पहली बार जनजातीय समुदायों के अत्यधिक वंचितों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो जिसमें कि हम देश के
200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में अपने जनजातीय मित्रों को तेज़ी से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से पसमानदा मुसलमानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बहुत पीछे हैं। तो इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि वह दिन अब दूर नहीं जब हम अपने मेड इन इंडिया विमान में घूमेंगे, यानी कि हमारा जो खुद अपने देश का जो विमान हम हमारे देश में जो खुद बनेगा। अभी तक हम क्या था, दूसरे देश से पैसों से ख़रीद कर हम कह सकते हैं जो विमान है, जो एरोप्लेन है वो लाते थे और उसे फिर उसका संचालन करते थे, उसे चलाया जाता था। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है कि जल्दी ही हम अपने देश में अपने द्वारा जो विमान बनाएंगे वह निश्चित ही जल्द बनने वाला है, या जिसमें हम कह सकते हैं हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने की एक तरह से संभावना उन्होंने जताई है। वहीं इसके बाद जो नीट पीजी की एक तरह से जो 5 मार्च को परीक्षा होनी थी, तो उसकी परीक्षा की अर्जी एक तरह से परीक्षा टालने के लिए एक अर्जी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जिसे कि क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया है और किसी को दोबारा कोशिश करने से कोई रोक नहीं सकता, इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने हम कह सकते हैं कि कहा है कि इस दुनिया में किसी को भी दोबारा कोशिश करने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मानदंड एक विकासवादी प्रक्रिया है, कभी कभी यह गलत हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से पात्रता मानदंड को 2 बार संशोधित किया गया था। यह कुप्रबंधन को दर्शाता है क्योंकि इसके लिए राज्य के चिकित्सा निकायों में से अग्रिम रूप से परामर्श नहीं किया गया था, तो जिसमें कि डॉक्टरों का कहना था कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जिसमें कि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एनबीई की गलती का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को दोबारा कोशिश करने से इसमें रोका नहीं जा सकता है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है देश विदेश की तरफ से, जो सुमित और अनुजा एक तरह से हम जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पहले अग्निवीर भाई बहन बने हैं, तो निश्चित ही इनके लिए यह गर्व का समय है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जैसे हमारी अभी जो सुर्खियों में खबर बनी हुई है कि मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के एक तरह से सदस्य भी हैं और हम केजरीवाल सरकार में हम कह सकते हैं मंत्री पद पर भी एक तरह से रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो पहली एनालिसिस है वह इसी पर आधारित है, तो जिसमें कि आम आदमी पार्टी पर बढ़ता हुआ संकट दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी घोटाले में हुई गिरफ्तारी ने राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे जल्द उबरना उसके लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है, जिससे इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। और सिसोदिया की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि दिल्ली के एक अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। निसंदेह भ्रष्टाचार के इन मामलों में अंतिम फैसला अदालत को ही करना है, लेकिन जो सवाल उठे हैं और उठ रहे हैं वे संदेह पैदा करते हैं। वास्तविकता यही है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद ही आबकारी मंत्री सिसोदिया ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने 2021 में शराब बिक्री नीति बदल दी थी और खुद को शराब की बिक्री से अलग कर इसे निजी दुकानों को सौंप दिया था। कहा तो यह गया है कि इस बदलाव से शराब की कालाबाजारी रुकेगी
और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस तरह से कथित रूप से चुनिंदा शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रियायतें दी गई हैं, उसने नई शराब नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले के तार तेलंगाना तक फैले हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और सांसद के कविता से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है। जाहिर है इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है और ऐसा लगता है कि आप इस घटनाक्रम को भाजपा के खिलाफ एक आंदोलन का रूप देना चाहती है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सिसोदिया के साथ खड़ी है, यह उसकी इसी रणनीति को दिखाता है। केजरीवाल की कार्यशैली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह सत्येंद्र जैन की तरह सिसोदिया को मंत्री बनाए रखेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार के 33 से 18 विभाग उप मुख्यमंत्री के पास ही हैं और फिर अभी दिल्ली सरकार का बजट भी पेश किया जाना है। यह विडंबना ही है कि करीब 11 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। उसके नेताओं को एहसास होगा कि यह लड़ाई उन्हें अंततः अदालतों में लड़नी होगी। वहीं इसके बाद हम एक तरह से कह सकते हैं यह आम आदमी पार्टी पर एक तरह से बढ़ता हुआ संकट की ओर इशारा करता है। वहीं हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ है, जिसे कि महेंद्र वेद ने लिखा है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो नेपाल में जो उलटफेर जो एक तरह से हुआ है, जिसमें कि जो ओली हैं प्रचंड ओली हैं और जिसमें कि उन्हें जो विश्वास मत हासिल एक तरह से करना था, और जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 35 सीटों का ही उन्हें समर्थन हासिल हुआ है, जबकि 135 सीटों का एक तरह से विपक्ष को विश्वास मत एक तरह से हासिल है। तो निश्चित ही जो करंट सरकार हम कह सकते हैं वह अपना विश्वास मत खोती जा रही है। तो उसी के ऊपर यह एनालिसिस है। तो नेपाल में फिर उलटफेर, जिसकी हेडलाइन लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ ही दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों में यह प्रवृत्ति उभर रही है कि राजनीतिक वर्ग गंभीर समस्याओं का हल करने के बजाय उसका हिस्सा बन जाते हैं। राजनीतिक विमर्श जहरीला हो गया है। हर मुद्दे का अंत या तो अदालत में होता है या सड़कों पर, या दोनों जगहों पर। लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय चुनाव व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने का अखाड़ा बनता जा रहा है। प्राकृतिक और स्वनिर्मित आपदाएं दोनों इन देशों में राजनेताओं को उच्च स्तर का जीवन जीने और बड़ी बड़ी रींगें हाँकने से नहीं रोकती हैं। नेपाल की सियासत उबाल पर है। पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। प्रचंड और ओली के बीच गठबंधन टूटने का मुख्य कारण यह है कि प्रचंड ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे प्रचंड सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस की संसद में 89 सीटें हैं। हाँ, अब इस बात की पूरी संभावना बन गई है कि आगामी 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बनेंगे, और इससे पहले उप प्रधानमंत्री राजेंद्र लिंगडेन समेत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि RPP ने औपचारिक रूप से सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा नहीं की है। ओली के नेतृत्व वाले UML ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बांग को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नए राजनीतिक गठजोड़ के गणित को देखते हुए पौडेल की जीत सुनिश्चित लगती है। ओली उस दिन को कोस रहे होंगे जिस दिन उन्होंने पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ गठजोड़ हासिल किया था, लेकिन यह प्रचंड को धोखा देने का दंड था। इसलिए किसी को ओली के प्रति सहानुभूति नहीं है। ओली का इसका अंदाजा था। काठमांडू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि साजिश और विश्वासघात पर आधारित राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, और जिसमें कि नेपाली कांग्रेस के साथ प्रचंड का गठबंधन करने का नवीनतम कदम मौजूदा कांग्रेस को तोड़ने और आने वाले महीनों में अधिक अविश्वास और अशांति को बढ़ावा देगा। यह नेपाल की राजनीति का खेल बन गया है, जो वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हमेशा सत्ता पाने के लिए बारी बारी से खेला जा रहा है।
इसमें लोकतंत्र विचारधारा और यहाँ तक कि हिंदूवाद एवं मार्क्सवाद लेनिनवाद जैसे ऊंचे ऊंचे आदर्श अवसरवाद की भेंट चढ़ जाते हैं। सभी प्रमुख नेता इसमें शामिल हैं, पौडेल, देउबा, ओली, प्रचंड और माधव नेपाल आदि। गठबंधन बदलते समय वफादारी का उनका सामूहिक हस्तांतरण उल्लेखनीय है। फिलहाल यह नेपाली कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे यूएमएल ने मात दे दी थी, जिसने माओवादियों के साथ चुनावी गठजोड़ बना लिया था। नेपाली कांग्रेस सत्ता बचाए रखने में विफल रही क्योंकि देउबा पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के प्रचंड के दबाव के आगे नहीं झुके और ऐसे में नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए देउबा के बजाय पौडेल का नाम आगे कर दूरदृष्टि का परिचय दिया है। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले 884 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में 334 संघीय प्रतिनिधि सभा के और 550 प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं। कुल 26,400 मतों के लिए संघीय प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के वोट का मूल्य 79 है, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 26,386 मतों के लिए एक मत का मूल्य 48 है। यदि 9 मार्च के मतदान में कोई भी उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं करता है तो अगले दिन फिर से चुनाव होंगे। उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 17 मार्च को होगा। पौडेल की उम्मीदवारी की कहानी नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने 2006 में जनयुद्ध की समाप्ति के बाद से अस्थिर गठबंधन में नेपाल पर शासन किया है। तब से नेपाल में सरकारों को आते और जाते देखा है और राष्ट्रपति का औपचारिक पद तीनों राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है, यह नेपाल की जुनूनी सियासत में दिखता है। सभी राजनीतिक खिलाड़ी संवैधानिक शक्तियों का अपने हित में उपयोग करने के लिए लचीला राष्ट्रपति चाहते हैं और ओली द्वारा नामित निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को वर्ष 2021-22 में संवैधानिक संकट से निपटने के तरीकों को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी। तब उन्होंने संसद भंग कर चुनाव की घोषणा कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया और उनके फैसले को निरस्त कर दिया। भारत और चीन की भूमिका के बिना नेपाल की राजनीति पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती है, खासकर जब एशिया में अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व के लिए वैश्विक संघर्ष खत्म हो रहा है। जाहिर है चीन चाहेगा कि यूएस, यूएमएल और माओवादी एकजुट रहें। ध्यान रहे कि 2021 में काठमांडू स्थित चीन की महिला राजदूत ने पार्टी को विभाजित होने से रोकने की सिफारिश की थी, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम चीन के लिए नुकसानदेह होना चाहिए। इसके विपरीत नेपाली कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन में आने के बाद यह भारत के लिए सामरिक रूप से लाभ की स्थिति है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि कब तक। चीन अमेरिकी प्रतिद्वंदिता के तेज होने का मतलब है कि वाशिंगटन नेपाली कांग्रेस और माओवादियों को एक साथ रखकर उसका मुकाबला करना चाहेगा। हालांकि वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों की विचारधारा अलग हो सकती है। जाहिर है नेपाली कांग्रेस एक मध्यम मार्गी दल है, लेकिन ओली ने उन ताकतों के साथ गठबंधन किया है जो राजशाही की वापसी चाहती है, इसलिए कोई भी राजनीतिक निष्ठा वर्जित नहीं है। राजनीतिक रूप से नई दिल्ली अमेरिकी रणनीति के साथ चलेगी। जाहिर है इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि नेपाल का मुखर मध्यम वर्ग हमेशा भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है और नेपाल का मुखर मध्यम वर्ग हमेशा भारत के लिए जिसमें कि महत्वपूर्ण रहा है और वहाँ जो भी शासन करता है वह भारत के कथित आशीर्वाद से। नेपाली कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल रहने पर अमेरिका, जिसका नेपाल में बड़ा दांव लगा है, और भारत दोनों लाभ एक तरह से उठा सकते हैं और उठाएंगे। तो निश्चित ही नेपाल में जो है उलटफेर के ऊपर एक तरह से एडिटोरियल एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी। तो यह निश्चित ही नेपाल की राजनीतिक जो दलों में जो उलटफेर जो हो रहा है तो उसके बारे में एक नई कहानी हमारे सामने रखती है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी अंतिम चरण की, जो एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने निरंतर रखते आ रहे हैं, जिसमें कि हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने अमर उजाला की तरफ से रखते हैं। वह है भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है सत्यभामा के पिता
जित को देवताओं में से एक दिव्यमणि उपहार में मिली थी। शतधन्वा नामक एक धूर्त व्यक्ति ने सत्राजित की हत्या कर वह दिव्यमणि छीन ली। श्री कृष्ण उस समय वर्णाव्रत में थे, तो वह द्वारिका पहुंचे। जैसे ही उन्हें अपने ससुर की हत्या का समाचार मिला तो उन्होंने शतधन्वा का पीछा किया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। पता चला कि शतधन्वा ने वह मणि श्वफलक के पुत्र अक्रूर को दे दी थी। अक्रूर को पता चला कि श्री कृष्ण उस दिव्य मणि की खोज कर रहे हैं, तो उन्होंने मणि श्री कृष्ण को सौंपने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित के नहीं रहने से अब यह मणि राष्ट्र की धरोहर है। कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस धरोहर के रूप में रखने के का एक तरह से अधिकारी है। सभी श्री कृष्ण से वह मणि रखने का अनुरोध करने लगे, पर श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बहुत सारी शादियाँ की हैं, अनेक विवाह किए हैं, इसलिए मुझे इसे रखने का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण जानते थे कि अक्रूर संयमी, सदाचारी और ब्रह्मचारी है। उन्होंने कहा, अक्रूर तुम इसे अपने पास रखो, तुम जैसे संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर एक तरह से नतमस्तक हो उठे और श्री कृष्ण की स्पष्टवादिता से वे निश्चित ही प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अमर उजाला एनालिसिस और इस छोटी सी कहानी के बाद हम आपसे विदा लेते हैं, और निश्चित ही यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र निरंतर हमारे साथ बने रहे हैं। कटिंग चाय में हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।